बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस की जानिब से जो इख्तिलाफी नोट जारी किया गया उस पर बात करेंगे। उसमें बाकी तो ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं कि उसमें क्या लिखा गया है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है और वो ये है कि अब जजेस के दरमियान लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है और सूरत हाल मुझे वाज़ेह तौर पर जो है वो तसादुम की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, लड़ाई की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। और इन 2 जजेस ने जो वारदात डाली है उसके बाद ये वाज़ेह है कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी। देखें, ये 2 जजेस हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस नईम अफ़गान साहब। अच्छा, जो नईम अफ़गान साहब हैं ये भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के इनको ग्रुप में कंसीडर किया जाता है, बलूचिस्तान से इनका तल्लुक़ है। और अमीनुद्दीन खान साहब हैं वो भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं। और अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उनका हसनात मलिक साहब ने जैसे अपने वीलॉग में बताया है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट बार और DHA के दरमियान जो एक मुआहदा हुआ है, जो एक डील हुई है, उसमें इनका क्या किरदार मुमकिन तौर पर है और इन्होंने क्या सुपरवाइज़ करना है, इस हवाले से हसनात मलिक साहब ने अपने वीलॉग में बड़े तफसील से बताया है। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वो जज हैं कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ 10 रुकनी बेंच का फैसला आया था 7-3 से, जब इनकी बीवी और बच्चों के असासे और जायदादें सामने आए थे, अनडिक्लेयर्ड थे, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये मामला भेजा था FBR को, और FBR को कहा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया को और बच्चों को नोटिस दें, उनसे पूछें कि ये पैसे उन्होंने कमाए कैसे, बाहर भिजवाए कैसे और क्या उनका सोर्स ऑफ इनकम था, ये सारी चीज़ें पूछें। तो फिर रिव्यू आया। रिव्यू में जो फैसल अरब साहब उस वक्त तक रिटायर हो चुके थे, तो फैसल अरब साहब की जगह अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल किया गया था। तो अमीनुद्दीन खान साहब ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हक़ में वोट दिया था और उसके बाद फिर यही हुआ कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने तो उन्होंने सबसे अहम जो बेंचेस में अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल किया। अभी जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है उसकी सरबराही भी उस बेंच की सरबराही जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कर रहे हैं, और बहुत सारे फैसले हैं जिसमें अमीनुद्दीन खान साहब को जो है वो बिठाया गया है। अब मसला ये है कि इन 2 जजेस ने जो अपने इख्तिलाफी नोट लिखा है उसकी हैसियत कोई नहीं है, वो बाइंडिंग नहीं है, वो उनकी राय है, अक़लियती राय है, उसमें कोई वो कहीं पे यानी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई अमल दरामद नहीं हो सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि इन 2 जजेस ने अपना माइंड डिस्क्लोज किया है कि उन्होंने उस फैसले में जो सतही किस्म की बातें लिखी हैं, फैसला क्या इख्तिलाफी नोट में बहुत सतही किस्म की बातें लिखी हैं, बहुत अमूमी बातें लिखी हैं, और वो बातें ऐसे लगता है कि नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इरफान सिद्दीकी साहब ने कोई मवाद लिखा है, अज़मा बुखारी साहब ने कोई पॉइंट लिखे, अतार साहब ने कोई पॉइंट लिखे, या किसी सहाफ़ी ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कोई नुकात लिख के दिए हैं किसी को। इस तरह की चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, कोई चीज़ नहीं है। और उसमें 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक, ये फैसले में उन्होंने अपनी कोई रीजनिंग नहीं दी, कोई नहीं बताया कि हम किस बुनियाद पर समझते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ठीक है, फ़लाँ अदालती फैसले, कोई इस तरह की बात नहीं। बात क्या है कि बस जजेस पे वार, 8 जजेस पे वार। और देखें, इन 8 जजेस में अगर याहिया अफरीदी साहब का भी इनसे मिलता जुलता फैसला है, चलें एक लम्हे के लिए याहिया अफरीदी साहब को अगर साइड पे भी रखें तो ये फ्यूचर के 4 चीफ जस्टिस हैं जिन पे वार किया गया है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस शाहिद वहीद साहब, ये फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं। उनके ऊपर जो है वो वार किया गया है, उनके ऊपर तनकीद की गई है, उनको ताने दिए गए हैं और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, यहाँ तक कि उनके फैसले को गैर आईनी करार दिया गया है। और चलें यहाँ तक ठीक है, ठीक है, आपकी एक राय है और आपकी राय जो है वो 13 में से आप 2 हैं जो वो समझते हैं, यानी ये 2 क्या समझते हैं, अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अफ़गान साहब, कि जितनी भी नशिस्तें हैं वो एक भी सीट PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं जा सकती, बल्कि सारी की सारी सीटें जो हैं वो किसको जाएंगी, वो सीटें जाएंगी चोरों, डाकुओं और लुटेरों को। कहाँ गई मुतनासिब नुमाइंदगी का हक, कहाँ गया आर्टिकल 17, कहाँ है आइन की मंशा, कहाँ है आइन का जो असल एक था कि जो अवाम वोट देते हैं, जिनको वोट देते हैं उस वो रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए पार्लियामेंट में, कहाँ ये सारी चीज़ें। इन्होंने दूसरा जो इन्होंने बड़ी ख़तरनाक और खौफनाक चीज़ की है, इन्होंने ये कहा है इन्होंने हुकूमत को ये कहा है, इलेक्शन कमीशन का, कि तुम ना मानो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 8 जजों का फैसला ना मानो, तुम्हारे पर बाइंडिंग नहीं है। आप मुल्क को इंतशार की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, आप मुल्क को अनार्की की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आइंदा जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला दे तो कोई भी हुकूमत या कोई भी पार्टी, कोई भी फरीक, कोई भी इदारा कहे कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये इसका फैसला गैर आईनी है, लिहाजा मैं नहीं मानता। मतलब इससे ज़्यादा नॉनसेंस हरकत क्या हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस जो बात कर रहे हैं, और उसमें फ्यूचर के 4 चीफ जस्टिस हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के लाइक 3 जजेस शामिल हैं, वो जो बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि हुकूमत के चंद लोग बैठ के फॉर्म 47 वाले बैठ के कहेंगे जी गैर आईनी फैसला हम नहीं मानते। मतलब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मत मानो। ये इससे ज़्यादा इस मुल्क में इंतशार और अनारकी की बात जो है
वो क्या हो सकती है? ये बहुत खौफनाक और ये बहुत ख़तरनाक बात है। और मैं हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज जो है ये बात कैसे लिख सकते हैं। और फिर इस बात पर भी कि उन्होंने जनाब अपना जो तफसीली फ़ैसला है जो अब तक जारी नहीं किया, और इनको भी बड़ा वो मसला है कि जो नून लीग की नज़रसानी है वो गैर मौसर हो गई है। और वो वही बात जो काजी फायसा साहब ने कमेटी में की थी कि नज़रसानी दरख्वास्त सुननी चाहिए, और अगर नज़रसानी दरख्वास्त ना सुनी तो फिर ये मामला जो है वो गैर मौसर हो जाएगा। मैं वाज़ेह तौर पर ये देख रहा हूँ कि इस चीज़ के बाद अब हर अहम केस में जजेस इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ चीज़ें लिखेंगे, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी शदीद लड़ाई होगी, मामलात गंभीर होंगे, और ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में जजेस की इस हद तक लड़ाई हो आपस में। अब आप देखेंगे कल जो है वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी सब जो है वो इनके फैसले पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, लेकिन इनके फैसला जो है वो रद्दी की टोकरी में जाएगा। इनका इख्तलाफी नोट जो है वो इसमें पकोड़े शकोड़े बेचे जा सकते हैं, पकोड़ों के नीचे रख के ये दिया जा सकता है ये फैसला, इसके कागज़, लेकिन इसकी कोई और हैसियत नहीं है। इसमें हुआ यह है कि इन जजेस ने बेसिकली बता दिया है कि ये किस माइंड सेट से हैं, और ये काजी साहब से भी 2 हाथ आगे चले गए हैं। वो किसने कहा था, मतीउल्लाह जान साहब ने किसने कहा था कि नहर वाले पुल ते बुला के ते माइया, वो आगे जो एक है जुमला जो भी है कि इनको काजी साहब ने नहर वाले पुल पे बुला के खुद थोड़े से साइड पे हो गए, खुद जो है वो कोई और चीज़ उन्होंने अडॉप्ट कर ली, किसी और राय के साथ जमाल खान मुंतखिल साहब के साथ चले गए, क्योंकि पहले काजी साहब के सारे रिमार्क्स इन्हीं के हवाले से थे जिस तरह से इन्होंने फैसला दिया। ये क्या कह रहे हैं, ये 2 जज कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो इंटरप्रिटेशन की, जो तशरीह की, जो समझा इलेक्शन कमीशन ने, वो बिल्कुल ठीक है। वो क्या है कि जब काजी फाइज ईसा साहब ने, मुसर्रत हिलाली साहबा ने वो बल्ला छीना पीटीआई से, तो फिर उसके बाद पीटीआई वाले जो है वो यानी एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी भी वो नहीं रहे, और फिर जो इन्होंने वो हालात नहीं देखे जो हालात उस वक्त थे। यानी आप देखें पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानते उसका क्या हालात थे। इमरान खान के खिलाफ फैसले आ रहे थे, बल्ले के निशान छिन चुका था, और निशान कैसे दिए गए, इरफानुल्लाह नियाजी साहब जो हैं जो एमपी बने और फिर उसके बाद उनसे सीट ले ली गई। इरफानुल्लाह नियाजी इमरान खान के कज़न भी हैं, हसन नियाजी के चचा हैं। वो ये बताते हैं, कहते हैं कि जब रात को लेट नाइट फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से कि बल्ला छिन गया है, बल्ला सुप्रीम पीटीआई के पास नहीं रहा, तो कहते हैं मैंने अपने वकील को फ़ोन किया, उससे मैंने कहा कि यार फ़ौरन जाओ, वो जिसने भी डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन कमीशन को जो डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रहा था उसने, यार जिसने भी निशान अलॉट करना था उससे रब्ता करो और उससे कहो कि हमें जो है वो बाल्टी दे दे इंतखाबी निशान, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले भी शायद उन्होंने बाल्टी पे कोई इलेक्शन लड़ा हुआ है, इस तरह की बात। तो वो कहते हैं कि जब रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी आपके निशान तो पहले से आए पड़े हैं। यानी आप देखें कि इलेक्शन कमीशन के निचले स्टाफ को पहले पता था कि सुप्रीम कोर्ट बल्ला छीन लेगी, काजी फैसल साहब बल्ला छीन लेंगे, और किसको क्या निशान देना है वो पहले से भेजा हुआ था। कुछ पीटीआई के लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं थी कि वो निशान को ले सकें, और उनको निशान भी सरकार ने और इस निज़ाम ने, इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से दिए ताकि तज़हीक आमेज़। और किया क्या कि पीटीआई के, मिसाल दे रहा हूँ कि पीटीआई के जो है वो नीचे एक उम्मीदवार है एमपीए पे, उसके पास बाल्टी है, तो ऊपर एमएनए पे किसी और पार्टी के बंदे को, किसी और आज़ाद बंदे को, किसी और अननोन बंदे को बाल्टी दी हुई थी ताकि कंफ्यूज हो। यानी नीचे पे जिसको पता है कि बाल्टी है पीटीआई की, उसे समझे ऊपर भी बाल्टी है, वो उधर ठप्पा लगा दे। फिर मिलते जुलते निशानात दिए, फिर तज़हीका में निशानात दिए, ये कुछ हो रहा था। फिर कागजात नामजदगी जो लेने जा रहा था उसको उठाया जा रहा था, जो जमा कराने जा रहा था उसको अगवा किया जा रहा था, कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, रिजेक्ट किए जा रहे थे, चोरी किए जा रहे थे। रिटर्निंग ऑफिसर्स की टेबलों से रिकॉर्ड जो है वो चोरी हो रहा था, फिर रिजेक्ट हो रहे थे, ये सारा कुछ हो रहा था। तो इसलिए ये हालात किसको नहीं पता। इलेक्शन डे पे क्या हुआ, और पीटीआई की मेन लीडरशिप नहीं थी, इमरान खान खुद जेल में थे, उनको 3 सजाएं करवाई गई। ये सारे हालात पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, तो क्या ये जजेस नहीं जानते जो ये कह रहे हैं जनाब कि हम 185 में हमें सिर्फ महदूद रहना चाहिए अपील की तक। मतलब क्या हो गया है, मतलब आपने सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 190 है, 187 है, 187 मुकम्मल इंसाफ का है, 184(3) है, अवामी मफाद में वो किसी मतलब कोई भी मामला टेकअप कर सकते हैं, और यही किया उन जजेस ने। उन्होंने माजी में जो इलेक्शन कमीशन की गलती थी उसको दुरुस्त किया है। देखें ये जो इख्तलाफी नोट है, हुकूमती लोग इस पर दिल पिशौरी तो कर सकते हैं, ज़रा इंजॉय तो कर सकते हैं, ज़रा इसके मज़े तो ले सकते हैं, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर सकते हैं, अपने हामी सहाफ़ियों, तजियाकारों, एंकर्स के ज़रिए एक चीज़ तो कर सकते हैं कि जनाब नून लीग और ये 2 जज देखें एक पेज पे हैं, ये बातें वो कर सकते हैं। लेकिन
इससे ज़्यादा इस फैसले की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त जजेस के दरमियान लड़ाई है उसकी शिद्दत को बता रहा है कि मामला गंभीर हो गया है, संगीन हो गया है, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। अब आपको होगा क्या, ओपन कोर्ट में जब जजेस बैठे होंगे मुख्तलिफ केसेस में, उनके दरमियान लड़ाई नजर आएगी, रिमार्क से तबादला होगा, तल्ख कलामी होगी, फैसलों में तल्ख कलामी होगी, एक दूसरे के खिलाफ नोट लिखेंगे, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएंगे। और फिर ये भी होगा कि जो जज इस वक्त इस निज़ाम के लाडले हैं वो इस निज़ाम को कहेंगे जी फलाना बड़ा देखे ना आजकल ऐसे फैसले दे रहा है अपने हलफ के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, और इससे ज़रा दबाव बढ़ाएं ताकि मुस्ताफ़ी हो। पहले ही बातें हो रही हैं एक जज के वाले से कि उनके ऊपर बहुत दबाव है कि मुस्ताफ़ी हो जाएं। देखें सारी गेम एक्सटेंशन की है, काजी साहब की एक्सटेंशन की गेम है सारी, कि किसी तरह से मखसूस नशस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को दी जाएँ और उनके पास 2 तय अक्सरियत के लिए वोट पूरे हों और काजी साहब को एक्सटेंशन दें। ये सारी गेम है। ये निज़ाम एक शख्सियत के ऊपर खड़ा था जिनका नाम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का गिरना इस निज़ाम का गिरना है, काजी फ़ाइज़ साहब का घर जाना इस निज़ाम का घर जाना है, काजी फ़ाइज़ का कमज़ोर होना इस हुकूमत का कमज़ोर होना है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि राना सनौल्ला साहब और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जनाब अक्टूबर में इस हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक काजी साहब हैं तब तक ट्रिब्यूनल्स वाला मामला भी वो पेंडिंग रखेंगे, तब तक बाकी सारी चीज़ें पेंडिंग रखेंगे। जिस दिन काजी साहब जो है वो चले जाएंगे 26 अक्टूबर को, उस दिन मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे। तो मंसूर अली शाह साहब अब आगे करते क्या हैं अलग ज़ात पे तो जानती है, लेकिन एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि मंसूर अली शाह साहब आके और कम से कम ट्रिब्यूनल के मामले में ये जो स्टेज स्टे अगर उस तक काजी साहब रखते हैं उनको ख़त्म करेंगे और ट्रिब्यूनल्स को कहेंगे कि वो जो कानून के मुताबिक एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो 180 दिन का टाइम है वो गुजर चुका होगा, वो जल्द से जल्द फैसला दें। और जब ट्रिब्यूनल्स ने फैसले किए तो फिर आपको भी पता है कि ट्रिब्यूनल्स क्या फैसले करेंगे, क्योंकि 180 से ज़्यादा सीटों के ऊपर धांधली हुई है। धांधली क्या हुई है, फॉर्म 47 तैयार किए गए हैं और फॉर्म 45 के मुताबिक रिज़ल्ट जो है वो जारी नहीं हुआ। तो ये जनाब सूरत हाल है, लड़ाई शदीद होगी। और ये जजेस ने जो किया ख़तरनाक काम किया है, जो इन्होंने वार किए हैं 8 जजेस पे, और ये कहा है इस निज़ाम को, इस हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को कि तगड़े हो जाओ और इस फैसले को ना मानो, करें ना ज़रा जो इलेक्शन कमीशन को कहे कि हम नहीं मानते, लग पता जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।